नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आज आप सबके सामने लेके आया हूँ इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ज्ञान गंगा पाठ की अगली सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान गंगा सीरीज़ में हम लोग ज्वलंत मुद्दे, करंट अफेयर, ऐसे मुद्दों पे चर्चा करते हैं और ऐसी चीज़ों को लाते हैं कि जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हूँ या फिर वो अपने आप में अद्वितीय चीज़ें हों। ये ज्ञान का भंडार होता है। इनके बारे में आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अभी आप ही को पता होगा कि पिछले 3 दिनों में, पिछले मतलब वो डेट्स हैं हमारी 15, 16 और 17 अप्रैल को। 15, 16, 17 अप्रैल को दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश के लिए लोग तरसते थे, मोहताज होते थे कि बारिश हो जाए काश। वे क्षेत्र दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक हैं और वहां पर बारिश बहुत कम होती थी। लेकिन कहते हैं ना, वही जिसके घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं है। देते हैं, वो छप्पर फाड़ के देते हैं और उनको भी इतना मिला कि अब वो परेशान हो गए हैं। तो आज हम, जैसा कि सही पे आप पहचाने समझ रहे हैं कि आपको आज हम पिछले पता है कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसके पास हमारा सऊदी अरब और ओमान जो क्षेत्र है, एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। मतलब एक दिन में इतनी बारिश होती है जितना पूरे वर्ष में बारिश हो गई है। आज हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये किसके पीछे क्या बात है। कई तरह के विवाद हो रहे हैं इस पर कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने आपको हेडिंग दिया गया कि भाई आपदा में अवसर या कुछ और। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह इतनी बारिश होना एक आपदा है या किसी क्षेत्र के लिए एक नया अवसर है या क्या है भाई। तो इसमें बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, लेकिन अभी सबसे सामने कि भाई एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से सूखा है, मरुस्थल है, तो मैं कहूँगा भाई उसके लिए अवसर है। पानी गिर रहा है तो आगे हरियाली होगी, खेतीबाड़ी भी हो सकती है। लेकिन एक आपदा इसलिए है कि वहाँ के सिस्टम को लेकर, वहाँ की चीज़ों को लेकर लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। देखते हैं हम इस बात को कुछ समझते हैं फिगर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि कैसा क्षेत्र है। देखिए, आपको मालूम है वेस्टर्न सेंट्रल एशिया बेसिकली, कि यहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब मतलब एक पूरा देश है, ये पूरे अरब कंट्रीज़ हैं जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है एक, हमारा इसके बगल में ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो पूरा ये क्षेत्र है हमारा, सीरिया, जॉर्डन, ये सारे क्षेत्र हैं। और ये क्षेत्र कैसे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, बालू के बड़े बड़े भंडार हैं या कहें बड़े बड़े पहाड़ टाइप के हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, लोग बहुत परेशान हो गए कि ऐसे सूखे क्षेत्र जहाँ बारिश पूरे साल में 100 ml के आसपास होती थी, वहाँ एक दिन में 254 मिलीमीटर बारिश हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश, और लोग परेशान हो गए। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्षेत्र में क्या ऐसे रीज़न हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य रहे हैं। चलिए, तो हम पहले वो क्षेत्र देखेंगे, वो क्षेत्र कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित। देखिए, सबसे अधिक यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके अलावा ओमान और सऊदी अरब का ये जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है। इन क्षेत्रों में बारिश के कारण बहुत ज़्यादा आपदा आ गई है, विपत्ति आ गई है। अकेले कह रहे हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर कि ओमान में 18 लोग और सऊदी अरब में, यूएई में 9 लोगों की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश के लोग परेशान हैं, और इतनी बारिश कि लोग परेशान हो गए। तो इसके पीछे रीजंस कई बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले, रीज़न को जानने के पहले हम तो कुछ बातें और देखते हैं। क्या देख रहे हैं, हमें मालूम है सऊदी अरब, रेगिस्तान, मरुस्थल के बीच में बहुत ज़्यादा कई देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विकास हैं। सऊदी अरबिया, यूएई है, कतर है, हाँ, ये ऐसे देश हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र है जो पेड़ पौधों के लिए, पानी के लिए तरसते हैं। लेकिन आप देखिए, कहते हैं ना भाई, पहले की कंडीशन और आफ्टर द रेन कंडीशन। आप देखिए, ये
घरों के बीच में, मतलब जहाँ बारिश होती नहीं वहाँ पर तालाब बन गए हैं, सड़कें भरी हुई हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई, महंगी महंगी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, हाँ, लोगों के जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्यों ऐसा है भाई, क्या कारण है? देखिए, इसका उद्देश्य है, एक शहर में इतनी ज़्यादा भी बारिश नहीं हुई, लेकिन उन देशों की तुलना में बहुत बारिश हो गई है। तो इनका जो विकास कार्य था, विकास था मतलब जिस देश में बारिश नहीं होती थी तो पानी बहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी उतना डेवलप नहीं किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था तो मीन्स नाली की प्रणाली कि पानी कैसे बह जाए नालियों के माध्यम से, वहाँ इतनी ज़रूरत ही नहीं होती थी, तो वैसा कभी विकास का कार्य भी उनके मॉडल में ही नहीं था कि नालियाँ बनानी चाहिए, कि पानी नालियों के माध्यम से बड़ी नाली में समुद्रों में चला जाए, क्योंकि उनको पानी की तो आवश्यकता होती है, पानी बेचारे खरीदते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग इन क्षेत्रों को समझते हैं कि क्या रीज़न रहे, क्या उद्देश्य रहे। देखिए, ये बड़ा विवाद का, डिस्प्यूट का विषय है कि भाई क्या चीज़ रही हैं, क्या कारण रहे। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं कि कई तरह से तर्क दिए जा रहे हैं इस बारिश का। देखिए, इस बारिश के लिए कई कारण हैं, जिसमें एक कारण ये भी है कि जो हमारा मौसम परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है, क्लाइमेट चेंज। मौसम परिवर्तन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की घटना है ये। क्लाइमेट चेंज, देखिए, मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को हमें समझने के इस क्षेत्र का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी समझना चाहिए। देखिए, हमें मालूम है जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब अगर हम देखें कि जो सऊदी अरब ये वाले क्षेत्र हैं हमारे, यहाँ पर क्या है, ये बालू के बड़े बड़े टीले हैं यहाँ पर। तो गर्मी जब आती है, सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा के आसपास होता है, तो ये बहुत तपते हैं। जब तपेंगे तो यहाँ पर एक लो प्रेशर के जोन होते हैं, लो प्रेशर जोन। विंड्स हमारी चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और इसके आस ही पास देखिए समुद्री सागर है, अरबियन सी है, अरब सागर का एक पार्ट है यहाँ पर, गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, पर्शिया की खाड़ी है। ठीक है, तो ये ऐसी खाड़ियाँ हैं, मीन्स चारों तरफ समुद्री क्षेत्र है। अब समुद्र होने के कारण क्या होता है, पानी जो होता है, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है, और जो जल होता है उसका एक विशिष्ट गुण है, ऊष्मा का विशिष्ट नियम है कि जल स्थल की तुलना में देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इस कारण से जो स्थल क्षेत्र में होता है या मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ है, यहाँ पर स्थल पर लो प्रेशर बनता है और समुद्र में हाई प्रेशर, मीन्स जल में, पानी वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर। तो हमारे जल से स्थल की ओर चली, लेकिन ये तो हमेशा होना चाहिए, तो हमेशा बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हो गया। देखिए, ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पृथ्वी के तापमान में या वायुमंडल के औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है पिछले कुछ समय में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की संभावना जताई जा रही है। औसतन तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। देखिए, माना जाता है अगर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो रही है तो वायुमंडल में जब तापमान बढ़ेगा तो देखिए वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, वेपोराइजेशन बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, वेपोराइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण क्या होगा, मतलब पानी समुद्री क्षेत्र का हवा में ऊपर जाएगा। देखिए, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बढ़ता है तो जल वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो लगभग 7% बढ़ जाते हैं, 7% बढ़ जाते हैं। तो जब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो जो वायुमंडल में पानी है जलवाष्प के फॉर्म में, ये भी बढ़ा है। और हाल ही में देखा गया कि ये जो क्षेत्र है साइक्लोन के क्षेत्र है, चक्रवात का क्षेत्र है। और हमें मालूम है, अगर आपने साइक्लोन को पढ़ा होगा, चक्रवात, तो जो नॉर्थ बेल्ट होती है, उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन हमारे एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से जो साइक्लोन उठते हैं वो सारे किधर जा रहे हैं, इस साइड को अटैक करते हैं एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण। और जैसे जैसे ये है तो यहाँ पर आंधी तूफान, साइक्लोन और हवाएं भी बहुत तेज चलने लगी हैं। इस कारण से एक प्रबल ये रीजन माना जाने लगा इस क्षेत्र का कि अब धीरे धीरे ये एक ही बार की घटना है या आगे होगी, ये हमेशा बारिश के ये क्षेत्र हो जाएंगे, ये तो समय बताएगा।
क्योंकि ये चीज़ें अध्ययन पे हैं कि आगे अगर सतत होता है तो ऐसे क्षेत्रों में क्या कहा जा रहा है, जहाँ मरुस्थल है वहाँ बारिश होगी, और जिन क्षेत्रों में बारिश हो रही आने वाले समय में वहाँ सूखा पड़ने लगेगा। इसका मतलब उल्टा होगा। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का एक निगेटिव एस्पेक्ट्स मान सकते हैं कि सेंटर चेंज हो जाएंगे। तो जो क्षेत्र अभी मरुस्थल हैं वहाँ पर हरियाली हो जाएगी, और जहाँ हरियाली वाले क्षेत्र हैं वहाँ मरुस्थल हो जाएगा। तो ये रीजन है सब, ये ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक है, तो हम इस क्षेत्र का रीजन, लेकिन इसके अलावा, इस ग्लोबल वार्मिंग के अलावा एक चीज़ और कही जा रही है, तो वो चीज़ है हमारी क्लाउड सीडिंग। देखिए कई मुद्दे चल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो शुष्क देश है, तो वहाँ पर अभी इन्होंने बारिश को आवश्यकता को महसूस करने के लिए बीज बादलों को मेघ बेदन मतलब हम कुछ आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा के ऐसे प्रारूप को अपनाएं जिससे कि बारिश हो जाए। और इसका उपयोग कई बार कई देशों के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन इसके कारण से इतनी अधिक मात्रा में बारिश की होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और खुद सऊदी अरब के जो मौसम विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने क्या कहा है, उन लोगों ने कहा है कि भाई क्लाउड सीडिंग से इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ उनके डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने ये नकार दिया है कि हमने काफ़ी समय से अपने क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग नहीं की है। क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम वर्षा के प्रयास नहीं किए हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इस पर यह भी डाउट है, अगर कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ देशों के साइंटिस्ट या कुछ साइंटिस्ट ने कह दिया, या हमने समाचार में देखा क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा, ये देखा, हम समझेंगे अभी क्लाउड सीडिंग क्या होती है, कृत्रिम वर्षा को समझेंगे, उसके लाभ और उसके हानि को भी समझेंगे फटाफट। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग बताते हैं कि भाई ये क्लाउड सीडिंग, लेकिन सऊदी अरब में ये भी है, या आपके जो यूएई में जो इतनी बारिश होती है, वो क्या कहते हैं, हम क्लाउड सीडिंग करते भी हैं तो जो जनसंख्या वाले क्षेत्रों से अलग करते हैं, खुले क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या नहीं है, हम उन क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग के द्वारा बारिश कराते हैं। लेकिन हमने क्या देख रहे हैं, बारिश कहाँ हुई, शहरों में, नगरों में कारें बह रही हैं, कारें डूब रही हैं, ज़मीनें धंस रही हैं, सड़कें धंस रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी है। तो हम पढ़ते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होती है भाई। बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको सारांश में, ये सारी चर्चा मैंने कर ली है। जो डिस्प्यूट चल रहा है तो देख लीजिएगा आप पढ़ के। देखिए क्लाउड सीडिंग बारिश कराने का एक कृत्रिम तरीका है, जिसमें हम लोग क्लाउड सीडिंग को कृत्रिम वर्षा के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। तो कृत्रिम वर्षा क्या मतलब होता है कि कुछ तकनीकी, मतलब कृत्रिम रूप से हम जबरदस्ती कैसे बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर दें। तो देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए एरोप्लेन से या फिर कुछ जनरेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड नामक पदार्थ को, या फिर आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, या साधारण नमक NaCl, ऐसे पदार्थों को हम बादलों में छिड़कते हैं। देखिए ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स एक प्रकार बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं, और जैसे ही वो वायुमंडल में जाते हैं तो ये कम तापमान पे क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में। सिल्वर आयोडाइड मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, तो पहले ये आइस के पार्टिकल्स में बनते हैं, आइस मतलब बर्फ के रूप में बदलते हैं। फिर जब इनका मास काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें पानी की बूंदें संघनित होती हैं, कंडेंस होती हैं, और एक निश्चित आकार के ऊपर, मतलब वो पार्टिकल इनको जब पानी की बूंदों को संभाल नहीं पाता तो वो पानी सडनली नीचे आ जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ समय समय पर किया जा रहा है क्रिस्टल फॉर्म में। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीज़ें याद रखनी है, किसके द्वारा कृत्रिम बारिश होती है। तो इसमें से सबसे जो सफल ऑप्शन है या सबसे अधिक है और सक्सेस है, दैट इज सिल्वर आयोडाइड। लेकिन इसके अलावा हम लोग सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, और साधारण नमक। ठीक है, इसको हम लोग एक समझते हैं कि एक टेक्नोलॉजी तकनीक के माध्यम से क्या होता है। तो देखिए क्लाउड सीडिंग में सूखी बर्फ, अभी मैंने बताया, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड के एरोसोल के बादलों के ऊपरी सतह छिड़काव की एक प्रक्रिया है। तो बादलों में हम इन चीज़ों को छिड़काव करते हैं
जिससे वर्षा को हम प्रभावित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि अधिक बारिश हो सके। ये क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है कि छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे कणों को, किसके छोटे कण होते हैं, इन्हीं पदार्थों के छोटे कण होते हैं, विमानों का उपयोग करके बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं हवा से नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन करते हैं, और जिससे संघनन से इनका मास या द्रव्यमान बढ़ने लगता है, इंक्रीज करता है, और एक ऐसी सीमा आ जाती है कि जल की भारी बूंदों को यह संभाल नहीं करते पार्टिकल्स, और वो नीचे बरसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर हम क्लाउड सीडिंग का टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो इससे लगभग 10 से 30% तक बारिश की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए ये आसान नहीं है, बताना बड़ा आसान है कि भाई छिड़काव कर दिया, प्लेन का यूज़ कर दिया, लेकिन बड़ा क्या होता है, कास्टली है, कीमत इसके हमें चुकानी पड़ती है, प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं इससे। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कितने तरह से क्लाउड सीडिंग होती है। तो जनरली 3 तरह की क्लाउड सीडिंग की जाती है, जिसमें हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, इसमें क्या करते हैं कि बादलों के निचले हिस्से में ज्वाला या विस्फोटकों के माध्यम से नमक के पार्टिकल्स को फैला दिया जाता है, और आगे मैंने बताया ये पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के संपर्क में आते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इनका मास बड़ा होता है, उसको संभाल नहीं पाते, वो बारिश के रूप में बरस जाता है। लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है, केमिकल का यूज़ होता है, और एग्जाम में इसका यूज़ बहुत पूछते हैं कि क्लाउड सीडिंग के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए हम कौन सी चीज़ का, रसायन केमिकल का यूज़ करते हैं। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का फॉर्म उत्पादन करता है, जिससे फिर वही प्रक्रिया होती है, ये संघनित होते हैं, कंडेंस होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर बारिश के रूप में बदल जाएंगे। आयोनेमिक क्लाउड ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लाउड सीडिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए फ़ायदे के लिए ये लोग काम करते हैं। अब जैसे ये शुष्क क्षेत्र, सूखे क्षेत्र हैं, तो यहाँ कृत्रिम वर्षा के द्वारा हम कृषि को प्रमोट कर सकते हैं। भाई बारिश होगी, हरे भरे क्षेत्र हो जाएंगे, तो भाई ज़मीन में सिंचाई मिलेगी, और हम आसानी से, जैसा कि भारत में भी 2017 में कर्नाटक में वर्षाधारी परियोजना के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग की गई थी। ठीक है, तो भारत में किस राज्य में 2017 में? कर्नाटक में वर्षाधारी परियोजना। हो सकता है क्योंकि ये चर्चा का विषय हो गया तो भारत के बारे में भी हमें याद कर लेना है, वर्षाधारी प्रोजेक्ट। देखिए बिजली के उत्पादन में क्लाउड सीडिंग के रूप में तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि कृत्रिम वर्षा कराई गई, और जब बारिश हुई तो उसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया गया। ठीक है, जल प्रदूषण के नियंत्रण में हम इसका यूज़ करते हैं। गर्मियों के दौरान नदियों में भाई सूख जाएंगी नदियाँ, तो उसमें क्या हो गया, पानी कम हो जाएगा, तो हमें पानी को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग के क्या करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी करा दी जाती है, तो जब बर्फ़ होगा तो वही बर्फ़ गर्मियों में पिघलेगा, तो पानी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो कई उद्देश्य हैं, आगे देखते हैं कुछ उद्देश्य और इसके हैं। देखिए मौसम में जब कोहरा बहुत होता है तो कोहरा के छांटने के लिए, मीन्स कोहरा के असर को कम करने के लिए, ओलावर्षण, ओलावृद्धि को बढ़ाने के लिए, चक्रवात में परिवर्तन करने के लिए। देखिए जो साइक्लोन्स होते हैं इनको डिस्टर्ब करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग, जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं, अब चक्रवात क्या होते हैं, बहुत तेज़ हवाएं होती है, बारिश लाते हैं, तूफान लाते हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग को कर दिया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में साइक्लोन बढ़ रहे हैं वहाँ पर नमक का छिड़काव या सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दिया जाता है, वो बादल वहीं पर बरस जाते हैं बाहरी क्षेत्रों में। तो ऐसा प्रोजेक्ट एक 1962 में अमेरिका में प्रोजेक्ट स्काई वाटर पे के रूप में चलाया गया था। ठीक है, वायु प्रदूषण में कमी। देखिए वायु प्रदूषण में कमी के लिए भी, और ऐसा जब दिल्ली में पराली के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कई बार ऐसी चर्चा की गई कि क्यों ना हम, जो दिल्ली में बार बार होता है ना कि हरियाणा ने कर दिया, पंजाब के किसान का पराली जला रहे हैं, तो क्यों ना हम कृत्रिम वर्षा के द्वारा इसको क्या करते हैं। देखिए जब वायुमंडल में हवाएं होती हैं, प्रदूषणकारी हवाएं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ऐसी हवाएं होती हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ा देती हैं। तो इनके प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, अगर हम आर्टिफिशियल रेन कर दें तो ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, जो भूमि पर आ जाएंगे और वायु प्रदूषण से मुक्त हो सकती है। तो ये क्लाउड सीडिंग का या कृत्रिम वर्षा का एक ये भी प्रयोग हो सकता है पर्यटन के लिए। देखिए पर्यटन को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, पर्यटन को हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि जो क्षेत्र सूखे हैं वहाँ कौन घूमने आएगा, अगर हम उनको आर्टिफिशियल रेन के द्वारा भाई कृत्रिम कर, मतलब हरे भरे कर लें, तो लोग क्या हो गया भाई, घूमने भी चले आएंगे।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं हमारे, हर चीज़ लाभ के लिए नहीं होती, इसके कुछ हमें नुकसान भी होते हैं। और नुकसान के रूप में देखिए क्या चुनौतियाँ देती है क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा। तो ये असामान्य मौसम परिवर्तन, तो ये कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई, चलिए मैं लिख देता हूँ मौसम परिवर्तन। अब देखिए यूएई तो इग्नोर कर रहा है कि भाई हमने क्लाउड सीडिंग नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ समय से वो क्लाउड सीडिंग नहीं कर रहा था। उसकी बारिश के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग वाले पॉइंट को बताया जा रहा है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि क्लाउड सीडिंग भी एक मुद्दा हो सकता है। तो देखिए ये क्या होता है, असामान्य मौसम परिवर्तन, जरूरत से ज़्यादा बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हो सकती है कि वर्षा को प्रोत्साहित करें। अब जब बारिश होगी तो उसमें केमिकल्स होंगे, केमिकल्स कैसे होंगे, सिल्वर आयोडाइड, उसमें सिल्वर आ जाएंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है, वो भी आ जाएगा। अब ये चीज़ें क्या है, प्रदूषण को ऊपर भाई जब डाला गया केमिकल तो नीचे ही तो आएगा बारिश के साथ। जब बारिश के साथ आएगा तो खेती बाड़ी में पड़ेगा, वो खेती बाड़ी में आएगा तो भाई केमिकल बनाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आएगा, बीमारियां फैलेंगी। तो जब बीमारियां फैलेंगी फिर वो एक चक्र आ जाएगा। तो हर एंगल से ये सहायक नहीं हो सकता। दूसरी बात, टेक्निकल ये महंगा है, क्लाउड सीडिंग महंगा है भाई। हर जहाज के द्वारा ऊपर छिड़काव करना, भाई फिर जब ज़रूरत होती है मरता ना क्या ना करता। अब हम मरने, पीने के लिए पानी भी नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में ज़रूरत के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक है, भारी लागत आती, तो हर देश के लिए संभव नहीं है। और अभी मैंने कहा यह प्रदूषण भी बढ़ाएगा, पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार होगा, ठीक है, प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। क्यों कि जी जब आएगी ये पार्टिकल्स आएंगे, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस मतलब ठोस CO2 है। अब ये CO2 वापस आएगी पृथ्वी पर, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो क्या होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ये GHG ग्रीन हाउस गैस है। जब ये गैस है तो फिर से सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। तो ऐसी चीज़ों पे जो एक बड़ा विवाद था, मुद्दा था कि क्लाउड सीडिंग हुई या नहीं हुई, भाई देखिए यूएई तो इग्नोर कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा, हम लोग जानते हैं कि भाई इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, बारिश हुई है, कुछ लोग इसका एंजॉय करेंगे, रेगुलर होती है तो वो क्षेत्र हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे चुनौती नहीं देना चाहिए, हमें अपने तरीके से आजमाना चाहिए। तो चलिए आज ज्ञान गंगा की सीरीज़ में ये चर्चा रही, आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।